गाड़ी स्टार्ट करो। पिछली सीट पर बैठे हुए जिम्मी ने मेरी गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाते हुए कहा। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। अपने आप को दुनिया का सबसे अक्लमंद समझने वाला जिम्मी दुनिया का सबसे बड़ा अहमक साबित हो रहा था। अगर वो हमें अपनी गाड़ी में ले जाते तो शायद हमें कुछ करने का मौका न मिलता, लेकिन अब उसने एक मौका फराहम होने की उम्मीद पैदा कर दी थी। जिम्मी ने कहा, रफ्तार 25-30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रखना और अपनी गाड़ी को रजिया की गाड़ी से ज्यादा आगे निकालने की कोशिश भी मत करना। अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और तकरीबन 20-25 गज के फासले से रजिया की गाड़ी भी हमारे पीछे लग गई। ज़ैनब मार्केट से उस सड़क पर जरा आगे निकलकर जिम्मी की हिदायत पर मैंने गाड़ी दाईं तरफ मोड़ दी। यह सुनसान सड़क सीधी अवारी टावर और मेट्रोपोल होटल की तरफ चली गई थी और फिर उसकी हिदायत के मुताबिक मैंने कार मेट्रोपोल के ऊपर से घुमाते हुए उस सड़क पर डाल दी जिसका रुख क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ था। मेट्रोपोल होटल के ऊपर से घूमते हुए अगरचे हम ट्रैफिक पुलिस की चौकी के बिल्कुल सामने से गुजरे थे। 2 पुलिस वाले चौकी के बाहर खड़े सिगरेट के कश लगा रहे थे। मैं अगर चाहता तो उस जगह कोई हरकत कर सकता था, लेकिन मेरा अपना दामन भी साफ नहीं था। पुलिस के साए से तो मैं भी बचना चाहता था, इसलिए खामोशी से कार आगे निकाल ले गया। रजिया की गाड़ी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। क्लिफ्टन ब्रिज मेरे लिए एक अजूबा ही था। नीचे रेलवे लाइन, उसके ऊपर क्रॉस करता हुआ पुल और उसके 30-40 फुट मजीद ऊपर दाएं बाएं क्रॉस करता हुआ एक और पुल। पिछली सीट पर बैठे हुए जिमी ने कहा, पहले चौराहे से बाईं तरफ मोड़ लेना। ब्रिज पर चूंकि कुछ ट्रैफिक थी, इसलिए उसने पिस्तौल मेरी गर्दन से हटाकर अगली दोनों सीटों के दरमियानी खला से हाथ आगे बढ़ाकर पिस्तौल की नाल मेरे पहलू से लगा दी। पुल खत्म होने से जरा ही आगे 3 तलवार वाला चौक था। बहुत बड़े चौराहे के ऐन वस्त में कंक्रीट की बहुत ऊंची 3 तलवारें बनी हुई थी जिन पर मार्बल लगा हुआ था। उस चौराहे से एक सड़क सीधी क्लिफ्टन के साहिल की तरफ चली गई थी, जबकि बाईं तरफ वाली सड़क का रुख डिफेंस की तरफ था। उस वक्त 12:30 बज रहे थे और उस सड़क पर सन्नाटा था। हमारे पीछे रजिया वाली गाड़ी के अलावा सड़क पर आगे पीछे और कोई गाड़ी नहीं थी। जिम्मी ने एक बार फिर हुक्म जारी किया, अगले चौराहे से कार दाईं तरफ मोड़ लेना। उस वक्त हम 3 तलवार वाले चौक से तकरीबन 200 गज आगे आ चुके थे। अगला चौराहा तकरीबन 50 गज के फासले पर था। मैंने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी और चौराहे पर पहुंचकर उसे जिम्मी की बताई हुई समत में घुमाने लगा। ये सड़क भी कुशादा थी और उसके दोनों तरफ बड़े बड़े रिहायशी बंगले थे। इस लिहाज से यहाँ और भी सन्नाटा था। जिम्मी के पिस्तौल की नाल अब भी मेरे पहलू से लगी हुई थी। मेरे ख्याल में जिम्मी से निपटने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता था। मैंने गर्दन घुमाकर नरगिस की तरफ देखा। वो अभी तक अपनी पेशानी सहला रही थी और फिर ठीक उसी वक्त जिम्मी ने पिस्तौल एक बार फिर मेरे पहलू से हटाकर गर्दन से लगा दिया और मेरे ख्याल में ये अच्छा ही किया था। उसने एक बार फिर कहा, वो सामने जो सुर्ख बत्ती नजर आ रही है वहां से गाड़ी को बाईं तरफ घुमा लेना। मैंने किसी कदर झुंझुलाहट का मुजाहरा करते हुए कहा, दाएं बाएं दाएं बाएं, आखिर तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? जिम्मी गुर्राया, जहन्नम में। खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। मैंने कहा, अगर तुम्हारी मंजिल जहन्नम ही है तो ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है? उसके साथ ही मैंने स्टीयरिंग को बड़ी तेजी से दाईं तरफ घुमाकर नीचे झुक गया। कार को एक जोरदार झटका लगा। मैं पैसेंजर सीट की तरफ झुका था जबकि जिमी झटका लगने से दरवाजे की तरफ झुका था। दबाव जबतहवासी से पिस्तौल का ट्रिगर दब गया। गोली डैशबोर्ड के सामने लगी और एक सुराख बन गया। कार को घुमाते ही मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक भी लगाया था और फिर फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मैं स्टीयरिंग छोड़कर अपनी सीट पर उछला और पिछली सीट पर जिमी पर छलांग लगा दी, जो संभलने की कोशिश कर रहा था। मेरा हाथ उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा। मैंने उसकी कलाई पूरी तरह मरोड़ दी। पिस्तौल का ट्रिगर एक बार फिर दब गया। इस मर्तबा गोली ड्राइविंग सीट की पुश्त में धंस गई। पहले फायर की आवाज तो रात के सन्नाटे में गूंज गई थी, लेकिन दूसरे फायर की आवाज दब गई। ये पौश इलाका था। बड़ी वसीओरीज कोठियां थीं। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। लोग बिस्तरों में गहरी नींद के मजे लूट रहे होंगे। अगर किसी कोठी के मकीन जाग भी रहे होंगे तो गोली की आवाज सुनकर वैसे ही सहम गए होंगे। ये दौलतमंद लोग यूं तो बड़े ताकतवर होते हैं। ये ताकत पैसे की होती है, वैसे ये बड़े बुज़दिल होते हैं। गोली की आवाज सुनकर तो घरों की बत्तियां भी बुझा दी गई होंगी। मुझे फायर की आवाज गूंजने के बावजूद किसी तरफ से मुदाखलत की तवक्को नहीं थी। ताहम पुलिस का अंदेशा जरूर था। अगर भूली भटकी मोबाइल इस तरफ आ निकली तो मुश्किल हो सकती थी। जिमी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना दूसरा हाथ भी उसकी कलाई पर जमा दिया और दोनों अंगूठों के नाखून उसकी कलाई की शरियान में गाड़ दिए। जिम्मी के मुंह से हल्की हल्की कराहें खारिज होने लगी। मैं शरियान पर नाखूनों का दबाव बढ़ाता गया। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने एक हाथ से उससे पिस्तौल छीन लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका सर अगली सीट के किनारे से टकराने लगा। उस वक्त रजिया की गाड़ी भी टायरों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ हमारी कार के करीब आकर रुकी और उस वक्त एक और हैरत अंगेज बात देखने में आई।
नरगिस ने अपनी तकलीफ भूलकर कार का दरवाजा खोला और नीचे छलांग लगा दी। उसने साड़ी का पल्लू कमर में उड़स लिया और रजिया की कार की तरफ लपकी। रजिया शायद सूरत हाल का सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकी थी, लेकिन नरगिस को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उसने हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त नरगिस ने ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर जोरदार झटका दिया और दरवाजा खोल दिया और रजिया को बाजू से पकड़कर खींचने लगी। रजिया ने दोनों हाथ बड़ी मजबूती से स्टीयरिंग पर जमा रखे थे। उसके साथ ही उसने एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव भी डाल दिया। गाड़ी एक झटके से पीछे हटने लगी। नरगिस भी उसके साथ घसीटती चली गई। उसने रजिया के बाजू पर गिरफ्त ढीली नहीं की और आखिरकार वो रजिया को सीट से बाहर खींचने में कामयाब हो गई। रजिया भद की आवाज से नीचे गिरी। गाड़ी रिवर्स में चलती हुई एक बंगले के सामने जंगले से टकरा कर रुक गई। नरगिस ने रजिया को छाप लिया। वो उसके बाल पकड़कर जोर जोर से झटके दे रही थी और रजिया कराह रही थी और आखिरकार रजिया का दाव भी चल गया। उसने नरगिस के सीने पर 2-3 घूंसे चढ़ दिए। नरगिस भी करा उठी। उसने रजिया के बाल छोड़ दिए और फिर दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। रजिया ने भी साड़ी पहन रखी थी। नरगिस ने तो अपनी साड़ी का पल्लू उड़सकर अपने आप को उलझाव से किसी हद तक महफूज कर लिया था, लेकिन रजिया की साड़ी उसके लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी। पहलू बार बार उलझ रहा था और इसीलिए वो मार भी खा रही थी। नरगिस ने रजिया के ब्लाउज पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। चर की आवाज के साथ ब्लाउज फट गया। रजिया ने भी उसकी गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश की, मगर नरगिस ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाख की आवाज के साथ रजिया की हल्की सी चीख सुनाई दी। वो दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह गुर्रा रही थी। अगर कोई और मौका होता तो मैं उससे जरूर लुत्फानंदोज होता, लेकिन मैं खुद जिम्मी से उलझा हुआ था, जो मेरा गला दबोचने की कोशिश कर रहा था। मैंने पिस्तौल के दस्ते से उसकी खोपड़ी पर जर्ब लगाने की कोशिश की, मगर वार खाली गया। जर्ब उसके कंधे पर लगी। मैं उस वक्त सीट पर पुश्त के बल पड़ा था और जिम्मी मेरे सीने पर सवार था और फिर पता नहीं किस तरह मेरे पैर की तरफ वाला दरवाजा खुल गया। हमारी धींगा मुश्ती में शायद दरवाजे पर दबाव पड़ा था, जिससे वो खुल गया था। मैंने एक टांग समेटकर जिम्मी के पेट पर जमा दी। उस वक्त तक मेरे गले पर जिम्मी की गिरफ्त खासी मजबूत हो चुकी थी। मेरे नरखरे पर उसके अंगूठे का दबाव बढ़ रहा था और मेरा ख्याल था कि कुछ देर मजीद यही सूरत हाल रही तो मैं हथियार डाल देता, क्योंकि मेरा सांस घुटने लगा था। मैंने पैर जिम्मी के पेट पर मजबूती से जमाया और उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेलने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई। मैंने पूरी कुव्वत अपनी टांग में मुज्तमा कर ली और पैर से जोरदार धक्का दिया। जिमी कार के खुले हुए दरवाजे से पुश्त के बल जमीन पर गिरा। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मेरा ख्याल था कि जिमी संभल कर दोबारा हमलावर होगा, लेकिन उसने अक्लमंदी ये की कि मुझ पर हमला करने की बजाय उठकर बंगलों के दरमियान एक तारीक गली की तरफ दौड़ लगा दी। मैं सीट से उठ गया। उस वक्त तक पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर सीटों के दरमियान फुटमैट पर गिर चुका था। मैंने पिस्तौल उठाया और कार से उतर गया। नरगिस और रजिया उस वक्त गुत्थम गुत्था हो रही थी। दोनों के मुंह से बिल्लियों जैसी गुर्राहटें निकल रही थी। उस वक्त नरगिस की पोजीशन खासी कमजोर थी। वो नीचे थी और रजिया उसके ऊपर। मैंने करीब पहुंचकर रजिया का कंधा थपथपाया। मैंने कहा, जिमी भाग गया है तुम्हें छोड़कर। अब तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। इसे छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन रजिया पर मेरी बात का असर नहीं हुआ। मैंने उसके बाल पकड़कर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और जब उसके हवास बहाल हुए तो उसे सूरत हाल की नजाकत का भी अंदाजा हो गया। नरगिस भी उठकर खड़ी हो गई। वो भी रजिया की तरह बुरी तरह हाँप रही थी और फिर उसने अचानक ही आगे बढ़कर उसके सीने पर 2-3 जोरदार घूंसे जड़ दिए। रजिया चीख कर दोहरी हो गई और जब वो सीधी हुई तो नरगिस ने उसके गले में पड़ा हुआ नेकलेस खींच लिया। वो गुर्राई चूड़ी चमारन खसम कमाल समझकर सीने से लगा रखा था। रजिया सीना सहलाते हुए हौले हौले कराह रही थी। उसने नरगिस की तरफ देखा तो आंखों में बेपनाह नफरत थी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, रजिया बीबी, अब सूरत हाल यह है कि तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया। अब अगर मैं चाहूं तो बड़े इत्मीनान से तुम्हें गोली मार कर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने हाथ से तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें इस हाल में पहुंचा दूंगा कि तुम खुद मौत की तमन्ना करने लगोगी, लेकिन आसानी से मर भी नहीं सकोगी। इस वक्त मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और इस उम्मीद पर कि जल्द ही तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। रजिया गुर्राई, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम किसी न किसी वक्त मेरे हत्थे जरूर लगोगे। मैंने कहा, मुझे भी इसी की उम्मीद है। अब हम चलते हैं और तुम भी जाकर अपने बदन की सिकाई कर लो। नरगिस का हाथ कुछ ज्यादा ही कड़ा है। मैंने नरगिस को इशारा किया। उसका तितलियों वाला तलाई बेल्ट टूटकर साड़ी में अटका हुआ था। उसने बेल्ट संभाला और कार में बैठ गई। मैंने भी स्टीयरिंग संभाल लिया था। इंजन स्टार्ट किया और कार को आगे बढ़ाने से पहले
पिस्तौल वाला हाथ बाहर निकालकर रजिया वाली कार के अगले टायर पर फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और उसके साथ ही मैंने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। ये सारी कार्रवाई सिर्फ चंद मिनट में मुकम्मल हो गई थी। जिमी के फरार के बाद मैंने रजिया को इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि माजी में बहरहाल उसके मुझ पर भी कुछ एहसानात थे, लेकिन उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया था वो अगरचे मेरी नजरों में काबिल सजा जुर्म था, मगर यह जुर्म इतना संगीन भी नहीं था कि जिसकी सजा मौत होती। सजा तो मैं उसे दे रहा था जिंदा छोड़कर। 1.5 घंटे पहले वो किस ठाठ से शेरटन में बैठी हुई थी और हमने उसे किस हाल में छोड़ा था। नरगिस के नाखूनों से उसका नोचा हुआ चेहरा, चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे और उजड़े हुए बाल। किसी हसीन जवान और दौलतमंद औरत की इससे ज्यादा तजलील और क्या हो सकती थी कि उसे सड़क पर इस तरह छोड़ दिया जाए कि वो भिखारन लगे। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग हमें कहां ले जाना चाहते थे। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मंजिल कितनी दूर रह गई थी। मैंने वहां से रवाना होते हुए गोली मारकर रजिया की गाड़ी का टायर भी ब्रस्ट कर दिया था ताकि उसे जहां भी जाना हो पैदल ही जाए। रास्ते भर वो अपनी जिल्लत का एहसास करती रहे और अगर इत्तेफाक से किसी भेड़िया नुमा इंसान के हत्थे भी लग जाए तो मुझे उसकी परवाह न होती। वापसी के लिए हमने वही रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते से हम आए थे। नरगिस ने गाड़ी में बैठने के बाद बड़ी हद तक अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था। हम 2 बजे के लगभग घर पहुंचे थे और फिर घर पहुंचने के बाद ही नरगिस को अपनी चोटों का एहसास होने लगा। रजिया उससे ज्यादा हट्टी कट्टी थी। नरगिस ने अगरचे उसका भरपूर मुकाबला किया था, मगर रजिया ने उसे अच्छी मार मारी थी। चेहरे पर और गर्दन पर 1-2 खराशें थीं, मगर जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे। नरगिस बेलिबास बिस्तर पर पड़ी कर रह रही थी। वो कभी बदन के एक हिस्से को सहलाती और कभी दूसरे को। मैंने इस्त्री लगा दी और कपड़ा गर्म करके उसकी सिकाई करने लगा। उसके साथ ही मैं सोच रहा था कि नरगिस अब कई रोज तक घर से नहीं निकल सकेगी। सिकाई करने के बाद मैंने उसके जिस्म पर चादर डाल दी। सिकाई करने के बाद मैं खुद बाथरूम में चला गया और अपना जायजा लेने लगा। मेरे दाईं रुखसार पर स्याह धब्बा पड़ गया था। चोटें मुझे और भी लगी थी, मगर ज्यादा तकलीफ रुखसार में ही थी। मैंने मुंह धोकर क्रीम लगाई और कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ गया। नरगिस ने अपनी जगह से हरकत किए बगैर मेरी तरफ देखते हुए कहा, शेरटन में खाना तो हमें बहुत महंगा पड़ा। उस हर्राफा ने तो मेरा हुलिया ही बिगाड़ दिया। सुबह किसी पड़ोसन ने पूछा तो क्या बताऊंगी। मैंने कहा, कह देना फिसलने से गिर गई थी। और जहां तक ये सवाल है कि खाना हमें महंगा पड़ा, तो मैं ऐसा नहीं समझता। आज के इस वाक्य से कम ये तो पता चल गया कि हमारे दुश्मन कराची में मौजूद हैं और जाग रहे हैं। ये भी गनीमत था कि रजिया के साथ सिर्फ एक ही आदमी था जिससे आसानी से निमट लिया गया। अगर 2 या 3 आदमी होते तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती। वैसे तुम पर मुझे बहुत हैरत हुई। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, तुम जिस तरह रजिया पर झपटी थी वो मेरे लिए वाकई हैरानकुन बात थी। नरगिस बोली, इसमें हैरत की क्या बात है? तुम शायद भूल गए हो कि मैं लाहौर में भी उस कुतिया की पिटाई कर चुकी हूँ। और आज उस वक्त तो मेरा खून खौल गया था जब उसने मेरे गले से नेकलेस उतरवाया। जब हम गाड़ी रोककर जिमी से भिड़ गए थे और रजिया सूरत हाल का अंदाजा लगाकर अपनी गाड़ी रिवर्स करके भागना चाहती थी, तो न जाने मेरे दिल में ये बात क्यों आ गई थी कि अगर वो भाग गई तो नेकलेस हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा, तो सारी बात उस नेकलेस की थी। ये औरत भी अजीब चीज है, आज तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। नरगिस बोली, औरत कोई मौम्मा नहीं जो समझ में ना सके। ये तो बड़ी सीधी सादी मखलूक है। 3 चीजों के लिए अपनी जान तक दे सकती है, प्यार, इज्जत और, मैंने कहा, जेवर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जेवर, इज्जत और प्यार। मैंने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, 3:30 बज रहे हैं, अब सोने की कोशिश करो। नरगिस तो सो गई, लेकिन मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। आज रात मैंने रजिया को जिस ठाठ में देखा था उससे मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि यहाँ भी उसके गिरोह के बड़े ताकतवर लोग मौजूद थे जो उसे तहफ्फुज़ फराहम किए हुए थे। मुझे शुबा था कि सुल्तान उर्फ शाजी भी कराची में मौजूद होगा। उस रोज बंदरगाह पर हेरोइन पकड़े जाने के वो फौरन बाद ही कराची पहुंच गया होगा। हो सकता है उसने कुछ जोड़ तोड़ भी शुरू कर रखी हो, लेकिन अखबार में उस छापे के हवाले से बाद में कोई खबर शाया नहीं हुई और मेरा ख्याल है इस किस्म की खबरें अखबारों में शाया भी नहीं होती। ऐसे मामलात अंदरूनी खाना ही तय पा जाते हैं। शाजी अगर कराची में मौजूद था तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। हमें मोहतात रहने की जरूरत थी और आज के वाकयात के बाद तो हमें और ज्यादा मोहतात रहना चाहिए था। जिमी तो भागने पर मजबूर हो गया था और रजिया को हमने छोड़ दिया था। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसकी दुम पर पैर रख दिया गया हो। मुझे यकीन था कि वो चैन से नहीं बैठेगी। शायद 4-6 दिन अपनी चोटें सहलाती रहे और उसके बाद एक नया हंगामा शुरू होगा। हंगामा तो शायद कल ही से शुरू हो जाए। रजिया के साथ ही मेरी तलाश में पूरे शहर को छान मारेंगे। वो शिकारी कुत्तों की तरह शहर के गली कूचों में मेरी बू सूंघते फिरेंगे। मेरे पास भी रजिया या जिमी को तलाश करने का एक चांस मौजूद था। मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जो अब भी मेरे जहन में महफूज था। वो बिल्कुल नए मॉडल की होंडा अकॉर्ड कार थी जो गालिबन किसी शोरूम से ही खरीदी गई थी।
उसके लाइसेंस नंबर से भी बड़ी आसानी से एड्रेस मालूम किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल मुझे कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। अभी चंद रोज तो हमें रूपोशी ही में गुजारने थे। मैं ये सब कुछ सोचता रहा और वक्त गुजरता रहा, और हकीकत तो ये है कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। खिड़की के सामने तने हुए बारीक पर्दे से सुबह की रोशनी झलकने लगी। मैंने नरगिस की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उठकर खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही कमरे में दर आने वाले ताजा हवा के झोंके बड़े फरहत बख्श थे। मैं पर्दा हटाकर चंद लम्हे खिड़की के सामने खड़ा ताजा हवा में गहरे गहरे सांस लेता रहा। फिर वहां से हटकर बाथरूम में आ गया। रात भर जागने से मेरी आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गई थी। ठंडे पानी के छींटों से आंखों में कुछ ठंडक सी महसूस हुई। मैं बाथरूम से निकला ही था कि कॉल बेल की आवाज सुनाई थी। वो यकीनन काम करने वाली मासी थी, जो सुबह तकरीबन इसी वक्त आती थी और नाश्ता कराने के बाद दूसरे बंगलों में काम करने चली जाती और दोपहर 12 बजे फिर आ जाती। उसके बाद शाम तक यहीं रहती। मैंने नरगिस की तरफ देखा। वो उस वक्त भी गहरी नींद में थी। वो काम करने वाली मासी ही थी। मुझे देखकर वो चौंक गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, बेगम साहब घर पर नहीं है क्या? मैंने कहा, बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। रात को वो देर से सोई थी, उसे जगाना मत, और सबसे पहले मुझे चाय पिला दो, बाद में कोई और काम करना। उसका नाम रेशमा था। उसने कनखियों से मेरी तरफ देखा और बरामदे की तरफ चली गई। मैं लॉन की तरफ बढ़ गया। मैं लॉन में खड़ा बज़ाहिर पौधों को देख रहा था, लेकिन मेरी नजरें अंदर की तरफ थीं। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रेशमा सबसे पहले हमारे बेडरूम में गई थी और वहां नरगिस को सोते देखकर उसकी तसल्ली हो गई कि मैंने उससे झूठ नहीं कहा। वो बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ चली गई तो मैं लॉन के एक कोने में लगे हुए नलके में पाइप लगाकर पौधों को पानी देने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद रेशमा मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं लॉन में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए रेशमा की तरफ देखने लगा। नरगिस का लिबास उस पर अच्छा लग रहा था। रेशमा ने कई रोज पहले नरगिस को जो अपनी कहानी सुनाई थी वो भी खासी दिलचस्प थी। उस कहानी के मुताबिक रेशमा के आबा व अजदाद राजस्थान से आकर चोलिस्तान में आबाद हुए थे। वो एक खाना बदोश कबीला था जो मुतहर्रक ही रहता था, लेकिन चोलिस्तान के दामन में वो नखलिस्तान उन्हें पसंद आ गया और उस कबीले ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। रेशमा के बाप के पास भी बकरियों का रेवड़ था। वो साल में एक मर्तबा बकरियां करीबी शहर में बेच देता। रेशमा के बाप की अपने कबीले में किसी से दुश्मनी थी, जिसके नतीजे में रेशमा के बाप को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त रेशमा की उम्र 20 के लगभग थी। बाप के कत्ल के बाद कारोबार उसने संभाल लिया। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया तो वो अकेली रह गई। उसके लिए अकेले रहना मुश्किल हो गया और फिर कबीले के सरदार ने उसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जो हडहराम वाक़ हुआ। उसने 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया। बकरियों का रेवड़ खत्म हो गया। गारे और कच्ची ईंटों का 2 कमरों का मकान भी बेच दिया। 1 साल बाद ही इंकिशाफ हुआ कि रेशमा का निकम्मा और निखट्टू शौहर गामा ताड़ी पीने और जुआ खेलने का आदी था। कबीले के कई लोग बस्ती छोड़ छोड़ कर शहरों का रुख कर रहे थे। रेशमा के लिए बस्ती में कुछ नहीं रहा तो उसने भी कबीले को छोड़कर शहरी आबादी का रुख किया। उसका ख्याल था कि शायद शहर जाकर गामा कोई काम करने लगेगा। वो 2 साल तक हारून आबाद में रहे। यहाँ जैसे तैसे गुजारा होता रहा। गामे ने सब्जी का ठेला लगा लिया, लेकिन यहाँ भी उसे अपने जैसे लोग मिल गए और वो फिर बिगड़ गया। रेशमा गामे को लेकर बहावलपुर और फिर कराची आ गई। यहाँ इंसानों का जंगल आबाद था। एक तरफ ऐसी बस्तियां थीं जिनके मकीनों को एक वक्त पेट भर खाने को नहीं मिलता था और दूसरी तरफ ऐसी आलीशान कोठियां। रेशमा और गामे को भी एक कच्ची आबादी में एक जानने वाले के 2 कमरों के घर का कमरा मिल गया। रेशमा का ख्याल था कि जहाँ गामे को कुछ शर्म आएगी और वो कोई धंधा करेगा। गामा बज़ाहिर सेहतमंद और हट्टा कट्टा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। गामे ने अगरचे उसे कुछ नहीं दिया, मगर फिर भी वो गामे को छोड़ने को तैयार नहीं थी और खुद मेहनत मजदूरी करके उसे पाल रही थी। रेशमा उस वक्त घर के कामकाज में मसरूफ थी और मैं लॉन में बैठा उसके हाथ की बनाई हुई चाय पी रहा था। तभी रेशमा की आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा। बोली, साहब जी, बेगम साहब को जगा दूं? आपको नाश्ता देकर मुझे मलिक जी के बंगले पर जाना है। मैंने कहा, ठीक है, जगा दो, मैं भी अंदर आ रहा हूँ। रेशमा बोली, जी साहब जी। मैं लॉन को पानी देता रहा। मेरा ख्याल था कि 10-15 मिनट के बाद मैं अंदर चला जाऊंगा, लेकिन रेशमा 2 मिनट के बाद ही वापस आ गई। वो कुछ घबराई हुई थी। बोली, साहब जी, बेगम साहब को तो तप चढ़ा हुआ है, बहुत जोर का। मैंने कहा, क्या? मैंने पाइप घास पर फेंक दिया और रेशमा के साथ तेज तेज कदम उठाता हुआ अंदर आ गया। नरगिस चित लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो या तो सो रही थी या बुखार की बेहोशी में थी। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो उछल पड़ा। उसे वाकई तेज बुखार था। पेशानी पर मेरे हाथ रखने से उसने आंखें खोल दी। उसके होंठों पर बड़ी अफसुर्दा सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, इतना तेज बुखार हो रहा है और तुमने चादर ओढ़ रखी है। मैंने रेशमा से कहा, रेशमा, तुम इसके कपड़े तब्दील करवाओ, मैं लाउंज में हूँ। मैं बाहर आ गया।
10 मिनट के बाद रेशमा ने मुझे आवाज देकर बुलाया और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो रेशमा अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे घूरा, कहा क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? वो सहमे हुए लहजे में बोली, साहब जी, बेगम साहिबा के जिस्म पर नील पड़े हुए हैं। मैं चौंक गया, कहा ओह, मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा था। मैंने कहा तुम्हारी बेगम साहिबा रात को सीढ़ियों से गिर गई थी, ऊपर की सीढ़ी से लुढ़कती हुई नीचे तक आई थी। रात को चोटों का इतना पता नहीं चला और ये बुखार शायद उसी वजह से हुआ है। रेशमा बोली, मैं मलिक जी की बेटी को बुला लाऊं? वो डॉक्टर है, बेगम साहिबा को ठीक कर देगी। मलिक साहब तीसरी कोठी में रहते थे। उनकी बेगम अक्सर नरगिस के पास आती रहती थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उनकी बेटी डॉक्टर है। मैंने नरगिस की तरफ देखा, उसने इस बात में सर हिला दिया। उसका इलाज कराना जरूरी था और मैं उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता था। जिस डॉक्टर के पास भी लेकर जाता वो इन चोटों के बारे में जिराह जरूर करता। रेशमा मलिक साहब की बेटी को बुलाने चली गई। मैं नरगिस को समझाने लगा कि उसे इन चोटों के बारे में क्या कहना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद मलिक साहब की बेटी रेशमा साथ आ गई। मेरी मौजूदगी में नरगिस ने उसे बताया कि रात को वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे कुछ अंदरूनी चोटें आई थीं और उन्हीं की वजह से बुखार हो गया था। मिस मलिक ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और तकरीबन 20 मिनट के बाद मुझे बुलाकर बताया कि तशवीश की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, 1.5-2 घंटों में बुखार उतर जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ, बाजार से ले आएं और कम से कम 5 दिन तक ये दवाएं जरूर इस्तेमाल करवाएं। इनमें से एक क्रीम भी है, दिन में 3-4 मरतबा चोटों पर लगाते रहिए, चंद रोज में ठीक हो जाएंगी। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं शाम को क्लिनिक से वापस आकर देखूंगी। मिस मलिक ने नुस्खा मेरी तरफ बढ़ा दिया। पर्चा लेते हुए मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ उठ गई। उसकी आंखों में तशवीश की झलक थी। शायद उसे सीढ़ियों से गिरने वाली कहानी पर यकीन नहीं आया था, लेकिन उसने किसी किस्म की जिराह भी नहीं की। मिस मलिक चली गई। उसके फौरन बाद मैं भी एक मेडिकल स्टोर से मतलूबा अद्वियात ले आया। हिदायत के मुताबिक सबसे पहले नरगिस को हल्का फुल्का सा नाश्ता करवाया और उसके बाद दवाएं इस्तेमाल करवाई गईं। नरगिस का वो दिन खासी बेचैनी में गुजरा। कुछ पड़ोसने भी उसकी इयादत के लिए आती रही, इसलिए नरगिस को सीढ़ियों से गिरने की कहानी भी बार बार दोहरानी पड़ी। शाम को मिस मलिक ने भी आकर उसको चेक किया और तसल्ली देकर चली गई। नरगिस के कहने पर रेशमा उस रोज किसी और कोठी पर काम करने नहीं गई। नरगिस ने उसे 200 रुपए भी दिए थे ताकि उसे तसल्ली रहे कि उससे इजाफी खिदमात बिला मुआवजा नहीं ली जा रही और वाकई रेशमा ने खिदमत का हक अदा कर दिया था।